हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की एक बहुत ही फेमस सोनेट जिसका टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड, आज इस पोएम को हम डिस्कस करने वाले हैं। यह पोएम आपको एमपी ग्रेड 1 सिलेक्शन टेस्ट के सिलेबस में देखने के लिए मिल जाएगी। यूनिट 17 में यह टॉपिक आपको दे रखा है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा जो कि अगस्त में होने वाली है, उसके सिलेबस के यूनिट 17 में आपको यह टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। इस टॉपिक को काफी ज्यादा डिटेल में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। इस पोएम को एक्सप्लेन करने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, पेड ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा के लिए। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरा ये पेड कोर्स है, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस बहुत कम रखा गया है और कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ऑफर भी दिया जा रहा है। आप अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी ये पोइट्री। देखिए, किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले उसके पोइट के बारे में कुछ ग्लेंस में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये जो जॉन डन है, इनके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो में लेकर आऊंगा आगे, जिसमें इनकी बायोग्राफी को मैं अच्छे से कवर करूंगा। लेकिन आज हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो कुछ छोटी सी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है। अब ये सर मेटाफिजिकल पोइट क्या होता है, इसका जवाब आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में, और मुझे यह भी बताना है कि जो मेटाफिजिकल पोइट है यह वर्ड किसने कॉइन किया था। तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इनका बर्थ हुआ था 22 जनवरी 1572 को इंग्लैंड के अंदर, और इनकी डेथ हो जाती है 31 मार्च 1631 को लंदन इंग्लैंड में। ही वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट, सटायरिस्ट भी ये रहे हैं, लॉयर भी ये रहे हैं, प्रीस्ट भी ये रहे हैं। ऑल्दो ही इज द बेस्ट रिमेंबर एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी है। लव पोएम से ये लिखते हैं, रिलीजियस पोएम से ये लिखते हैं, एलिजीस ये लिखते हैं। एलिजीस क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा कितने तरह की पोइट्री होती है। सटायर सरमन्स भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। इनके कुछ फेमस वर्क की अगर मैं बात करूं तो डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेशन, डेथ बी नॉट प्राउड, ये जो पोइट्री जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये भी एक इनका बहुत ही फेमस वर्क है। ये इनका एक होली सोनेट है ना। वेलेडिक्शन ए फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्ली, द गुड मोरो। तो ये कुछ फेमस वर्क है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पोइट्री को पढ़ना। इस पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो ये इसे होली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है। 1609 में इसे लिखा गया था और 1633 में इसे पब्लिश करवाया गया था। यह पोयम एक पेट्रार्कियन सोनेट है। पेट्रार्कियन सोनेट कह दूं, इटालियन सोनेट कह दूं, एक ही बात है। देखिए, सोनेट क्या होता है यह भी मैंने स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप जरूर देखिएगा कि सोनेट क्या होता है और कितने प्रकार के सोनेट होते हैं। तो जो आपका पेट्रार्कियन सोनेट होता है, जो आपका इटालियन सोनेट होता है, वो ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्म में होता है। ऑक्टेव में आपको 8 लाइन देखने के लिए मिलती है, सेस्टेट में आपको 6 लाइनें देखने के लिए मिलती है। इस पोएम के अंदर 3 क्वार्टेन दे रखे हैं और कपलेट के साथ इसको खत्म किया गया है। यानी कि इसकी राइम स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ABBA, CDDC, EE, ये इसकी राइम स्कीम हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए, राइम स्कीम कैसे फाइंड करते हैं, मीटर कैसे फाइंड करते हैं, ये हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। अभी आप बस ये जानिए कि इस पोएम का आइएम्बिक पेंटामीटर में इस पोएम को लिखा गया है। इस पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो बताता है कि जो डेथ है उसको किस बात का घमंड है। यानी कि कवि कह रहा है इस पोएम में पोइट ने डेथ का मजाक उड़ाया है। वो डेथ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर किस बात का घमंड है डेथ तुम्हें। द स्पीकर पर्सनिफाइज डेथ एंड एड्रेस हिम डायरेक्टली, टेलिंग हिम नॉट टू बी प्राउड। कवि यह भी कहता है कि ह्यूमन माइट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, डेथ अल्टीमेटली डज नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन ओवर देम। यानी कि हम लोग डरते हैं डेथ से। हम लोग ये कहते हैं कि जो मृत्यु है वो काफी भयानक होती है, काफी डरावनी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ये पोएम? इस पोएम को हम जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पोएम के अंदर मीटर कौन सा है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, राइम स्कीम कौन कौन सी इसमें यूज की गई है, और कुछ की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी पोइट्री का टेक्स्ट है। 14 लाइन की ये पोएम है, ठीक है ना। देखिए, सोनेट का टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड। यानी कि इस टाइटल का मतलब क्या होता है, डेथ बी नॉट प्राउड का मतलब क्या होता है। डेथ मतलब मौत, बी नॉट प्राउड यानी कि मौत, गुरूर मत करो, घमंड मत करो,
यानी कि मौत का मजाक उड़ाया है यहां पर जॉन डन ने। किस तरीके से उड़ाया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पोइट्री के अंदर पोइट ने यह बताया है कि मौत को यह घमंड है कि वो सबको मार सकती है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, यानी कि उससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन पोइट आगे लिखते हैं कि कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, लेकिन मुगालते मत पालो मौत। यानी कि क्या, देखिए पोइट ने यह नहीं लिखा है, लेकिन यह कहावत है कि व्यक्ति को मुगालते नहीं पालना चाहिए, ठीक है ना। पोइट जो है वो मौत को ललकार रहा है कि जिस गुरूर में तुम हो, जिस गलतफहमी में तुम हो, उससे तुम दूर हो जाओ। पोइट कहता है कि मौत तुम फोकट ही इतना गुरूर करती हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम गुरूर कर सको, क्योंकि जो काम तुम कर सकती हो वो काम दूसरी और भी कोई सी चीजें हैं वो काम जो है कि ऑलमोस्ट वो चीजें कर देती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हम पोइट्री में आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको एक रूपरेखा बनी होगी कि इस पोएम में पोइट क्या कह रहा है। इस पोएम में पोइट जो है वो डेथ को ललकार रहा है, वो मौत को ललकार रहा है। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम पहले क्वाड्रेंट पर चलते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ मतलब मौत। बी नॉट प्राउड, गुरूर मत करो, घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी, दो का मतलब होता है हालांकि, कुछ लोगों ने तुम्हें बताया है, कुछ लोगों ने तुम्हें कहा है। दी का मतलब होता है यू। देखिए पूरी की पूरी पोएम ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, तो यहां पर आपको कुछ ऐसे टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे ओल्ड इंग्लिश के जिनकी स्पेलिंग भी आपको इनकरेक्ट लगेगी, लेकिन ये सारे के सारे ओल्ड इंग्लिश के टर्म्स हैं। तो कवि यहां पर कह रहा है कि मौत तुम गुरूर मत करो, घमंड मत करो, हालांकि कुछ लोगों ने तुमको बताया है। क्या बताया है? माइटी एंड ड्रेडफुल। माइटी का मतलब होता है ताकतवर और ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक। यानी कि मौत तुम गुरूर मत करो, घमंड मत करो, हालांकि कुछ लोगों ने तुमको ताकतवर बताया है, कुछ लोगों ने तुमको टेरिबल बताया है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि लोग अक्सर बातें करते हैं कि मौत बड़ी ताकतवर होती है, मौत बड़ी भयानक होती है, डरावनी होती है, किसी को नहीं छोड़ती। तो कवि यहां पर कह रहा है कि फॉर दो आर्ट नॉट सी, यानी कि लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। दो का मतलब होता है यू, है ना। आर्ट का मतलब यहां पर आर से है, यानी कि यू आर नॉट सी, यानी कि तुम वैसी नहीं हो। कवि यहां पर कह रहा है कि मौत तुम अपने आप पर घमंड मत करो, गुरूर मत करो, हालांकि मानता हूं कि कुछ लोगों ने तुमको ताकतवर टेरिबल बताया है, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। ना तो तुम ताकतवर हो और ना ही तुम भयानक हो, ऐसा कहना है जॉन डन का। आगे वो लिखते हैं फॉर, यानी कि क्योंकि, दोज वो लोग, whom thou thinkest thou dost overthrow। कवि यहां पर कह रहा है कि क्योंकि वो लोग जिनको कि तुम सोचती हो कि जिनको तुमने जीत लिया है, जिनको तुमने हरा दिया है, जिनसे अपनी जिंदगी तुमने छीन ली है, अपनी जिंदगी से उनको तुमने बेदखल कर दिया है। डाई नोट पुअर डेथ नोट येट कैजंट दो किल मी। कवि यहां पर कह रहा है कि तुम्हें जैसा लग रहा है वो लोग जबकि मरे नहीं हैं, जिनको तुम सोचती हो कि तुमने उनकी जिंदगी छीन ली वो मरते नहीं हैं। कवि आगे लिखता है पुअर डेथ, पुअर यानी कि गरीब, बेचारी, मौत, तुझे लगता है कि तूने उन्हें मार डालती है। अरे कवि आगे कह रहा है नोट येट कैजंट दो किल मी, यानी कि अरे अभी तो तुम मुझको भी नहीं मार सकती, और जिनको तुम सोचती हो कि तुमने उनको मार डाला उनमें से कोई भी नहीं मरा। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के शरीर की जो आत्मा है, जो सोल है, वो क्या करती है? शरीर बदलती है ना। सोल तो इटर्नल है, कभी ना मरने वाली है, अमर है, अजर है, वो कभी नहीं मरती। श्रीमद् भागवत गीता में भी क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवत गीता की अगर मैं बात करूं या फिर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो दोनों में एक ही बात कही गई है कि जो मौत है वो शरीर जो है उसको छीन सकती है, आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा अमर है, अजर है। कवि क्या कह रहा है इन चार लाइनों में, ये मैं आपको एक बार यहां पर ग्लेंस में बता देता हूं। कवि कहना चाह रहा है डेथ बी नॉट प्राउड, मौत तुम घमंड मत करो, तुम गुरूर मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, हालांकि कुछ लोगों ने तुमको भयानक ताकतवर बताया है। फॉर दो आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, not yet couldn't thou kill me। यानी कि क्योंकि तुम ऐसा मानती हो कि जिन लोगों को तुमने उनकी जिंदगी को तुमने छीन लिया है, उनको तुमने मार डाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग मरे नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, हमेशा शरीर मरता है। आत्मा तो बस क्या करती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करती है? प्रवेश करती है। और तुम अब मुझे भी नहीं मार सकती, ऐसा कौन कह रहा है? कवि ऐसी बात कह रहा है।
आगे कवि सेकंड स्टेंजा में कहता है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि आराम और नींद, विच बट दाई पिक्चर बी, दाई मतलब होता है योर, यानी कि आराम और नींद जो कि तुम्हारी तस्वीरें हैं, जो कि बिल्कुल हुबहू तुम्हारी तरह दिखती है, मच प्लेजर, वो क्या देती है, ज्यादा आनंद देती है, उनसे ज्यादा आनंद मिलता है, किनसे, रेस्ट और स्लीप से। तो आपको पता होना चाहिए, ये कुछ की टर्म्स आपको ध्यान रखना है कि कवि ने पिक्चर, मौत की पिक्चर किसको बताया है, रेस्ट को बताया है, यानी कि जो हम आराम करते हैं उसको कवि ने बताया है, और सोने को बताया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर सोने को, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत सारे लोगों को सोना पसंद है ना। तो मौत में भी क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति चैन की नींद सो गया, रेस्ट इन पीस। तो कवि यहां पर क्या कह रहा है, कवि यहां पर कह रहा है कि तुम्हारी ही पिक्चर है वो भी, रेस्ट और स्लीप जो है ये दोनों तुम्हारी ही पिक्चर है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, कवि यहां पर कह रहा है बहुत ज्यादा मजे, आनंद मिलता है, किनसे, स्लीप और आनंद से, यानी कि मौत से ज्यादा, यानी कि जितना तुमसे आनंद नहीं मिलता उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है सोने से और आराम करने से, जो कि तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। मच मोर मस्ट फ्लो, बहुत ज्यादा फ्लो करता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, किससे, नींद और आराम से। कवि आगे कह रहा है एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विथ दी डोगो, यानी कि देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कवि कह रहा है कि जल्दी जल्दी हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं, है ना, सूनेस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी, जो हमारे बेस्ट मैन यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारे साथ चल देते हैं। भाई ऐसा कहा जाता है ना कि जो भगवान है वो अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है ना। तो कवि यहां पर कह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं इस धरती पर वो जल्दी जल्दी तुम्हारे साथ चल देते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है तुम्हारे साथ जाने से, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवर्ड, यानी कि वो जाते हैं, अपनी हड्डियों को वो आराम देते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, तो काम करते करते वो थक गए थे, इसीलिए वो अपनी हड्डियों को आप क्या कर रहे हैं, आराम दे रहे हैं। आराम उन्होंने दे दिया और अपनी आत्मा को उन्होंने मुक्ति दे दी, ठीक है ना। तो तुमसे डरता कौन है, कवि क्या कह रहा है मौत से कि तुमसे डरता कौन है। अब बताइए, भला मौत को ललकार रहा है कवि यहां पर, मजा आएगा आपको आगे। ये आपका ऑक्टेव खत्म हो गया, अब यहां पर यहां से सेस्टेट स्टार्ट होता है ना। ऑक्टेव में 8 लाइनें थी जिनका मतलब मैंने आपको बताया, अब मैं आपको सेस्टेट का मतलब बता देता हूं। लास्ट में पूरी की पूरी पोइट्री को मैं यहां पर एक बार और आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। कवि आगे कह रहा है Thou art slave to fate, दो का मतलब होता है क्या, यू। अभी मैंने आपको बताया कि ये ओल्ड इंग्लिश का एक टर्म है। आर्ट यानी कि तुम तो खुद गुलाम हो, दो आर्ट स्लेव टू फेट, तुम तो खुद गुलाम हो, किस चीज की, फेट। फेट मतलब क्या होता है आपका, भाग्य, नसीब की, तुम तो खुद भाग्य की गुलाम हो, नसीब की गुलाम हो। चांस किंग एंड डेस्परेट मैन, ये वर्ड यहां पर यूज किए गए हैं। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि तुम तो खुद की गुलाम हो, तुम भाग्य की गुलाम हो, नसीब की गुलाम हो, तुम किस्मत की गुलाम हो, है ना। चांस मतलब होता है इत्तेफाक की, यानी कि तुम इत्तेफाक की गुलाम हो, तुम राजाओं की गुलाम हो, तुम निराश लोगों की गुलाम हो। कवि ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए कवि कह रहा है कि तुम तो इन सबके गुलाम हो। भाई आपने देखा होगा कि इत्तेफाक ही तो होता है। भाई हम मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, रोड पर हम खड़े हैं, अचानक से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक आ गया, उसने किसी को कुचल दिया, तो ये इत्तेफाक ही तो है कि वो मर गया इतनी छोटी उम्र में, मौत उसे ले गई। ये क्या है, इत्तेफाक है। तो कवि कह रहा है कि तुम्हें किस बात का घमंड है, भाई तुमने क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा, इत्तेफाक पर तुम डिपेंड हो, ये कवि कह रहा है। कोई छोटी उम्र में मर गया, कोई 100 साल की उम्र में मर रहा है, तो सबका अपना अपना भाग्य है, फेट है, नसीब है, तो तुम तो इत्तेफाक की गुलाम हो, ऐसा कवि कह रहा है मौत से। कवि कह रहा है कि तुम राजा की गुलाम हो। राजा की कैसे हुई मौत गुलाम, क्योंकि देखिए राजा के पास ये अधिकार होता था ना, पहले पावर होता था कि वो किसी को भी फांसी के फंदे पर चढ़ा देता था। आपने वो नाम सुना होगा गिलोटिन का, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह का एक गिलोटिन एक यंत्र होता था, है ना, इस पर सर रख के धड़ से अलग कर देते थे राजा। तो भाई सामने वाला जो मर रहा है उसके भाग्य का फैसला कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो मौत किसकी गुलाम हुई, राजा की गुलाम हुई। और निराश लोगों की, है ना, डेस्परेट मैन यानी कि निराश लोग। भाई आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा जिंदगी में निराश हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कवि कह रहा है कि तुम तो उन लोगों की गुलाम हो, तो तुम्हें किस बात का घमंड। एंडोस्ट विद पॉइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल, तुम तो खुद से आ ही नहीं सकती, तुम्हें तो किसी ना किसी चीज का बहाना चाहिए आने के लिए। एंड डस्ट, डस्ट का मतलब होता है डस्ट, है ना, यहां पर ये ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। तो एंड डज विथ, अब देखिए पॉइजन की स्पेलिंग POISON होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश का टर्म है इसीलिए यहां पर POYSON लिखा है ना।
वार, वार की स्पेलिंग WAR होना चाहिए, लेकिन यहां पर RE लिखा है। तो कवि यहां पर कह रहा है कि तुम तो पॉइजन यानी कि जहर, युद्ध की, है ना, युद्ध में क्या होता है, जनरली व्यक्ति मर जाता है। तो कवि कह रहा है कि तुम तो युद्ध के साथ रहती हो, जहर के साथ तुम रहती हो। ये कौन है? तुम अपने आप को ताकतवर कहती हो, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त है और तुम इनके साथ रहती हो। कौन कौन है इनके दोस्त? पॉइजन है, वार है, सिकनेस है। भाई बीमारी, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो क्या होगा? मौत उसे ले जाएगी, लेकिन बीमार तो वो व्यक्ति है ना। तो कवि यहां पर कह रहा है कि तुम पॉइजन यानी कि जहर, युद्ध, इन सब के साथ तुम रहती हो और अपने आप को तुम ताकतवर कहती हो। भाई ये तुम्हारे दोस्त है जिनके साथ तुम रहती हो। आगे कवि कह रहा है एंड पॉपी ओ चार्म्स कैन मेक अप स्लीप एज वेल, यानी कि और जैसा तुम सुलाती हो, है ना, एंड पॉपी एंड चार्म्स, कि जैसा तुम सुलाती हो वैसा तो पॉपी एंड चार्म भी सुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार वो लोग सुलाते हैं। कौन है पॉपी एंड चार्म? भाई पॉपी मतलब होता है आपका अफीम, ओपियम, ठीक है ना। यहां पर बेसिकली मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है ना। मेटानोमी क्या होती है? तो जहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से यूज किया जाए, कुछ किसी भी एक चीज से क्लोजली अगर उसको रिलेट किया जाए तो वहां पर आपका होता है मेटानोमी। तो यहां पर पॉप और चार्म्स को स्लीप और डेथ से इन्होंने कोरिलेट किया है। तो कवि यहां पर कह रहा है कि जैसा तुम सुलाती हो वैसा तो पॉप और चार्म भी सुलाते हैं। पॉप मतलब आपका अफीम और चार्म्स मतलब आपके मंत्र, आपके जादू। कवि आगे यहां पर कह रहा है एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक वाई स्वेलेस्ट दो देन, और तुमसे बेहतर तरीके से सुला देती है ये सारी चीजें, ठीक है ना। स्ट्रोक मतलब क्या? कि जो तुम वार करती हो उससे अच्छा वार तो किनका है? इनका उससे अच्छा वार है। किनका? पॉपी एंड चार्म का। आ रही सभी को बात समझ में? कि तुमसे बेहतर तरीके से ये सुला देती है ये सारी चीजें, यानी कि स्ट्रोक मतलब होता है वार। तुम्हारे वार से अच्छा तो इनका स्ट्रोक होता है, इनका वार होता है, ये अच्छे से सुला देती है। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, तो फिर तुम क्यों फूली रहती हो? भाई तुम फूले नहीं समाती हो, है ना, क्यों फूली फूली तुम घुपती हो? भाई सुलाता तो कौन है? सुलाते तो कौन है यहां पर? डेथ एंड स्लीप, ठीक है ना। तो मेटानोमी यहां पर यूज हुआ था 11th लाइन में, तो ये आपको देखने के लिए मिला। आगे नेक्स्ट वो 13th लाइन में कहता है वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, यानी कि भैया जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटी सी जो नींद है वो छोटी सी नींद गुजरती है ना, यानी कि वन शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी नींद ही गुजरती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी व्यक्ति को मार डालती हो, तुम उसकी जिंदगी छीन लेती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक छोटी सी नींद है, बस वो नींद गुजरती है और क्या होता है, नींद के बाद हम फिर से जाग जाते हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? काफी गहरा इसका मतलब है। भाई आपने देखा होगा कि हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में यह बात कही जाती है कि जो शरीर है वो हमेशा, आत्मा जो है वो सिर्फ शरीर को चेंज करती है, यानी कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो कभी यहां पर कहना चाह रहा है उस मौत से कि घमंड मत करो, ठीक है ना। व्यक्ति जो है जब उसकी मौत होती है तो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, बस एक छोटी सी नींद से गुजरता है और उसके बाद पुनः वो जाग जाता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है, पॉइंट यहां पर सोल की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है कि आत्मा सिर्फ कुछ समय के लिए सोती है और उसके बाद दूसरी बॉडी में वो प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। अब देखिए सबके अपने अपने बिलीफ है, यानी कि मौत को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में तो हम ये मानते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, कभी नहीं मरती, बस ये अपना रूप बदलती है ना। और ये भी माना जाता है कि ये जो अभी हम जो जिंदा है ना, ये सिर्फ हम बस एक सपना देख रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो, ये सिर्फ हम एक सपना देख रहे हैं। अभी हम बस सो रहे हैं और सोते सोते बस हम एक सपना देख रहे हैं, और जिस दिन हमारी मौत होगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारी असली जिंदगी शुरू होगी और वहां पर हम जागेंगे, है ना। तो इस तरह के अलग अलग बिलीफ है अलग अलग लोगों के। तो कवि यहां पर कह रहा है कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, यानी कि एक गहरी छोटी सी एक नींद जो है बस वो गुजरती है, वी वेक इटरनली, और उसके बाद हम जाग जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। कवि यहां पर क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि और फिर जब हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो फिर तो कोई मौत होगी ही नहीं। यानी कि मौत होने के बाद कवि के अनुसार ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में तुम अपने आप को कहती हो कि मैंने किसी व्यक्ति की जो है कि जिंदगी छीन ली, तो वो जिंदगी छीनने के बाद क्या होगा? हम फिर से जाग जाएंगे, और जब हम एक बार जाग जाएंगे तो फिर तो हमारी मौत होगी ही नहीं, और मौत फिर तुम खुद ही मर जाओगी। डेथ दाउ शैल डाई, इसका मतलब क्या है ना। कवि यहां पर पर्सोनिफाई कर रहा है डेथ को, वो कह रहा है कि डेथ तुम खुद ही मर जाओगी और हम जिंदा रहेंगे, यानी कि जब हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो तुम तो खुद ही मर जाओगी। अब
कवि यहां पर मौत से कह रहा है कि तुम तो बिना बात के फूली समाई होती हो, तुम तो बिना बात के फूलती रहती हो, घूमती रहती हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मौत का मजाक उड़ाया है कवि ने यहां पर। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं इस पूरी की पूरी पोएट्री का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ओल्ड लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं, इसीलिए यहां पर आपको ये सब देखने के लिए मिला। देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं पहली लाइन से, तो यहां पर हम फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। अब देखिए डेथ जो है यहां पर उसको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि यहां पर आपको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको एपोस्ट्रोफ भी देखने के लिए मिलेगा, मेटाफर भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो दो सम हैव कॉल्ड दी, यानी कि कुछ लोग ने तुमको बताया है। कॉल्ड दी का मतलब होता है कुछ लोगों ने तुमको कहा है, बताया है। अब क्या कहा है, क्योंकि यहां पर ये अधूरा स्टेटमेंट है, तो जहां पर अधूरा स्टेटमेंट होता है वहां पर आपका एंजाबमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। होता है नहीं होता है, एंजाबमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर कोई से भी लाइन जो है उसका पूरा सेंस नहीं आ रहा है। ठीक, तो कवि आगे कह रहा है कि तुमको बताया है। क्या बताया है? माइटी एंड डिटफुल, यानी कि ताकतवर और पावरफुल तुम्हें बताया है। फॉर दो आर्ट नॉट सी नॉट सो, है ना, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है कि तुम तो वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें भयानक भले ही बता दिया, तुम्हें ताकतवर भले ही बता दिया, लेकिन तुम ताकतवर नहीं हो। फॉर दोज होम दाउ थिंकेस्ट दाउ डस्ट ओवरथ्रो। अब देखिए ओवरथ्रो, देखिए यहां पर क्या है, जो मौत है उसको फिर से यहां पर कवि ने क्या करा है, पर्सोनिफाई करा है, क्योंकि कवि कह रहा है दाउ थिंकेस्ट दाउ डोस्ट डस्ट ओवरथ्रो, यानी कि यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है थिंकेस्ट। ठीक, तो कवि यहां पर पर्सोनिफाई कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, और इस लाइन का एक कंप्लीट मीनिंग नहीं हरा है, तो यहां पर आपको एंजाबमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे कवि लिखता है डाई नॉट पुअर डेथ। अब देखिए पुअर डेथ यानी कि डेथ को वो गरीब बता रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि डेथ गरीब कैसे हो सकती है। गरीब तो कोई भी इंसान हो सकता है, तो यहां पर फिर से पर्सोनिफिकेशन का यूज करा है। अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी लाइन ही आपकी पर्सोनिफिकेशन का इस पूरी की पूरी लाइन में यूज किया है। डाई नॉट पुअर डेथ नॉट नॉर येट, यहां पर लिखा हुआ है केजेंट, यानी कि यहां पर कवि कह रहा है कि जो है कि जिनको तुम ऐसा सोचती हो ना कि तुमने उनको मार दिया, वो लोग असल में मरे नहीं है, क्योंकि मौत तुम ये जानती नहीं हो कि व्यक्ति जो है वो कभी नहीं मरता, उसकी आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। तो कवि ये बात कर रहा है। पूरी की पूरी लाइन में आपको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस लाइन में आपको एलिट्रेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। आप खुद देखिए डाई और डेथ, अब इनमें डी टर्म्स आ रहे हैं, तो देखिए एलिट्रेशन तो बहुत सारे लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैंने लास्ट में सभी की लिस्ट दे रखी है कि इस पूरी की पूरी पोएट्री के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहां पर यूज हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट डाई पिक्चर्स बी, यानी कि कवि यहां पर क्या कह रहा है कि आराम और नींद जो कि तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मस्ट मोर मस्ट फ्लो, यानी कि वो बहुत ज्यादा मजे देती है, उनसे ज्यादा आनंद मिलता है स्लीप और आनंद से बजाय तुम्हारे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कवि कह रहा है मौत को। ठीक है ना, आगे कवि क्या कह रहा है? आगे कवि कहता है एंड सोनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो। अब देखिए यहां पर कवि क्या कह रहा है? डू गो, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है, यहां पर आपको एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, एनाफोरा क्या होता है? तो जहां पर किसी लाइन के बिगिनिंग में एक वर्ड बार बार रिपीट हो, है ना, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, किसी क्लोज, किसी फ्रेजेस के स्टार्टिंग में, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो एंड 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर आपका एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जल्दी से हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं वो तुम्हारे साथ चल देते हैं, है ना, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उनको बुलाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवर, यानी कि वो जाते हैं क्योंकि वो यहां पर काम कर करके थक चुके हैं, तो वो अपनी हड्डियों को थोड़ा सा आराम देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और अपनी आत्मा को वो मुक्ति देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। भाई तुमसे कौन डरता है? अब देखिए ये जो 8 लाइन है शुरू की, ये आपका था ऑक्टेव। ऑक्टेव यहां पर आपका खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा सेस्टेट। ये जो नीचे की 6 लाइनें हैं ये आपकी सेस्टेट है, जिसमें आपको ये एक क्वार्टरन देखने के लिए मिलेगा, और फाइनली जो है कि इसको कपलेट के माध्यम से खत्म किया गया है। आगे अब देखिए ये जो पूरी की पूरी 9th लाइन है, मैं इसको रीड करता हूं। दो आर स्लेव टू फेट, यहां पर चांस किंग एंड डेस्परेट मैन, ये पूरी की पूरी लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, आप खुद देख लीजिए, है ना। दो आर स्लेव टू फेट, यहां पर कवि क्या कह रहा है कि तुम तो खुद की गुलाम हो। भैया गुलाम मौत कैसे हो सकती है ना, पर्सन हो सकता है कोई, तो इसीलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिला। यहां पर स्लेव टू फेट, अब इसमें आपको मेटाफर भी देखने के लिए मिलेगा, है ना, क्योंकि तुम भाग्य की गुलाम हो। किसकी गुलाम हो? भाग्य की, नसीब की, किस्मत की। तो यहां पर आपको मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लाइन की, तो नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है एंड डस्ट
विथ पॉइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल। यहां पर जो डस्ट लिखा हुआ है DOST, इसको डस्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब है डस्ट, DOES, डस्ट, है ना। तो कवि कह रहा है कि तुम तो तुम्हारे दोस्तों के साथ रहती हो। कौन है तुम्हारे दोस्त? पॉइजन, जहर तुम्हारा दोस्त है ना। उसके अलावा कौन है? वार, क्योंकि देखिए वार में व्यक्ति जाता है तो वहां पर भी उसकी डेथ हो सकती है। सिकनेस, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो वहां पर भी उसकी मौत हो सकती है। तो कवि ने उसका दोस्त बताया है इनको। आगे कवि लिखता है एंड पोप एंड चार्म्स कैन मेक अप स्लीप एज वेल। यहां पर देखिए पोप एंड चार्म्स, इनको जो है कि ये मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज हुआ है, क्योंकि जनरली इनका कंपैरिजन किया है, यानी कि इनकी जगह पे इनको क्लोजली रिलेट किया है कवि ने, है ना। मेटानोमी क्या होती है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट, वहां पर आपका मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहां पर स्लीप और डेथ से यहां पर जो है कि रिलेट किया है कवि ने, इसीलिए मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। कवि कहता है कि जब जैसा तुम सुलाती हो ना, वैसा तो ये दोनों भी सुला सकते हैं, ठीक है ना। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, यानी कि तुमसे बेहतर तरीके से सुला सकते हैं और ये लोग, यानी कि जैसा तुम्हारा स्ट्रोक है, तुम जिस तरीके से वार करती हो, उससे अच्छा वार तो उनका होता है। कवि आगे लिखता है वाई स्वेलेस्ट दाउ देन। अब यहां भी क्या है? स्वेलेस्ट मतलब कि तुम फोकट में ही फूलती रहती हो। भाई काय के लिए इतना फूल रही हो तुम? तो मौत कैसे फूल सकती है? फूलता तो इंसान है। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। आगे कवि लिखता है वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, यानी कि छोटी सी नींद बस गुजरती है किसी व्यक्ति की और उसके बाद फिर से वो जाग जाता है ना। जब इंसान की डेथ होती है ना, तो क्विक आत्मा जो है बस क्विक तरीके से बॉडी चेंज करती है, यानी कि आत्मा जो है वो थोड़ी सी बस झपकी लेती है और फिर से एक नया शरीर वो धारण कर लेती है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कवि कह रहा है। कवि आगे लिखता है एंड डेथ शैल बी नो मोर, यानी कि जब हम हमेशा के लिए जब हम जाग जाएंगे, यानी कि जो हमारी डेथ है वो हो जाएगी, हमारी जो आत्मा है वो शरीर चेंज कर लेगी, जब वो फिर से जाग जाएगी तो फिर तो कोई मौत होगी ही नहीं। और फिर क्या होगा? डेथ दाउ शेल डाई, यानी कि शेल डाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है कि मौत फिर तो तुम खुद ही मर जाओगी। अब देखिए मौत यानी कि कोई मर नहीं सकता, कवि ने थोड़ी देर पहले तो ये बात करी थी। अब कवि कह रहा है कि मौत तुम खुद मर जाओगी, यानी कि यहां पर आपको पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेगा। सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से इस लाइन में लिटरेरी टर्म्स का यूज हुआ है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अलग अलग मैंने जो है कि अलग अलग लिखा है, यहां पर क्लियरली आपको दे रखा है कि किस तरीके से यहां पर यूज हुआ है। अब देखिए इस पोइट्री के अंदर अगर मैं बात करूं मीटर की, तो आइएम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज हुआ है। आइएम्बिक पेंटामीटर सर कैसे यूज हुआ है? जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने इसकी ये 5वीं लाइन ली है, इसको अगर आप रीड करोगे तो इसमें आप इसको कुछ इस तरीके से हम रीड करेंगे, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, यानी कि यहां पर जो फ्रॉम है ये हो गया आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, रेस्ट हो गया आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये होता है आपका आईएम। और इस पोयम के अंदर आपको 10 अलग अलग फीट देखने के लिए मिल रहे होंगे। 10 फीट यानी कि 5 मीटर, है ना, क्योंकि 2 फीट का 1 मीटर बनता है। तो 5 मीटर यानी कि हम इसे कहेंगे पेंटामीटर। तो इस पूरी की पूरी पोइट्री के अंदर आपको अधिकतर लाइनों में आइएम्बिक पेंटामीटर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मीटर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, इसके ऊपर सेपरेट मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। फिर अगर मैं बात करूं राइम स्कीम की, तो इस पोइट्री के अंदर ABBA CDDC EE ये राइम स्कीम यूज हुई है। इस पोइट्री के अंदर ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट जो है ये चलते हैं, है ना। तो ऑक्टेव की अगर मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं, जो शुरू की 8 लाइनें हैं इन्हें ऑक्टेव कहते हैं, बाद की 6 लाइनों को सेस्टेट कहते हैं। ये जो शुरू की 8 लाइनें हैं ये अलग अलग 2 क्वार्टरेन में लिखी गई है, और सेस्टेट में भी आपको 1 क्वार्टरेन देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट में ये आपका एक कपलेट देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? ABBA ये आप देख सकते हैं, है ना। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं किसी भी पोइट्री की, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए किसी भी पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो उसके जो लास्ट के शब्द है, लास्ट के उसके जो वर्ड है, उन्हें जनरली हमें देखना होता है। तो आप इस पोइट्री में देख सकते हैं, पहली लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है दी, फिर दूसरी लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है सो, तीसरी लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है थ्रो, और चौथी लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है मी। तो हमें साउंड देखना है यहां पर। तो दी का साउंड मिल रहा है मी से, तो मैं दी और मी को एक जैसे वर्ड से यहां पर रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं ए और ए, और बीच के जो शब्द है सो और थ्रो, ये दोनों का सेम साउंड आ रहा है, सेम प्रोनाउंस करने पे इनका साउंड आ रहा है, तो इनको मैं नाम दे दूंगा बी।
तो इस पूरी की पूरी लाइन की राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी बी ए। इन चारों लाइन की यानी कि इस क्वार्टरन की राइम स्कीम बनी ए बी बी ए। सेम आप सेकेंड क्वार्टर में भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है लास्ट में बी, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं छठी लाइन में लिखा हुआ है फ्लो, सातवीं में लिखा हुआ है गो, आठवीं में लिखा हुआ है डिलीवरी। अब देखिए बी डिलीवरी, ये जो शब्द है ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, जबकि बी जो शब्द है, बी का जो फ्लो शब्द है, इस फ्लो का साउंड मिल रहा है गो से, फ्लो गो, है ना। तो इस तरीके से इसमें भी आपको ए बी बी ए राइम स्कीम देखने के लिए मिलेगी। फिर हम आते हैं सेस्टेट पर। तो सेस्टेट में आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका क्वार्टरन है मेन। अब देखिए मेन ऊपर वाले 8 लाइन में से किसी भी लाइन से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रहा है ना, तो ये एक अलग ही जा रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी। उसके बाद में ड्वेल वेल, ये दोनों मिल रहे हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं डी। लेकिन फिर आपका इस लाइन में आप देख सकते हैं 12वीं लाइन में देन आ गया है, तो मैन और देन ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं सी। तो इस लाइन की राइम स्कीम बनेगी सी डी डी, है ना, सी। और लास्ट का ये कपलेट इटरनली डाई, ठीक है ना, इटरनली डाई, तो ये जो है आपका ई ई, इस तरीके से जो है कि इसकी राइम स्कीम निकाली जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इस पूरी की पूरी पोएम में ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई, ये इस पोएट्री की राइम स्कीम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लिटरेरी डिवाइसेस, जो कि मैंने अभी आपको बता दी है, वो मैंने यहां पर स्पेसिफिक मेंशन भी कर दी है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का भरपूर प्रयोग हुआ है इस पोएम के अंदर। पर्सोनिफिकेशन कौन कौन सी लाइन में यूज हुआ है? तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं डेथ बी नॉट प्राउड, है ना, यानी कि डेथ तुम गुरूर मत करो, घमंड मत करो, भाई डेथ घमंड नहीं कर सकती। फिर तीसरी लाइन में Thou thinkest, है ना, यानी कि तुम ऐसा सोचती हो। अब मौत कैसे सोच सकती है? तो तीसरी लाइन में हुआ है, चौथी लाइन में, 9वीं लाइन, 10वीं लाइन, 12वीं और 14वीं लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का भरपूर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेटाफर, तो देखिए मेटाफर भी इस पोएट्री के अंदर यूज हुआ है। पहली लाइन में हुआ है डेथ बी नॉट प्राउड, यहां पर भी मेटाफर यूज हुआ है ना। Thou art slave to fate, यानी कि तुम जो है कि भाग्य के भरोसे हो, ठीक है ना। तो यहां पर Thou art slave to fate, यहां पर भी मेटाफर आपका यूज हुआ है। लास्ट लाइन में भी आपको मेटाफर देखने के लिए मिलेगा इस पूरी की पूरी पोएट्री के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं तो एलिटेशन बहुत जगह पर यूज हुआ है, मेटोनोमी बहुत जगह पर यूज हुई है, ठीक है ना। मेटोनोमी यहां पर आपकी, ये मैंने आपको बताया था कि पॉपी एंड चार्म, इनका जो है कि कंपेरिजन यहां पर किया है। कंपेरिजन नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि क्लोजली रिलेट किया है इनको, है ना, किससे? स्लीप और डेथ से। तो यहां पर मेटोनोमी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर अगर मैं बात करूं असोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये बहुत ज्यादा बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। असोनेंस कॉन्सोनेंस क्या होता है, ये सब मैंने फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आयरनी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आयरनी क्या होता है? आयरनी मीन्स अ स्टेटमेंट दैट मे मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम और द अपोजिट और व्हाट इज रिटन, यानी कि इसमें बेसिकली इंटेंडेड मीनिंग कुछ और होता है और एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये लाइन दे रखी है, डेथ thou shalt die, यानी कि इसमें आयरनी का ही प्रयोग हुआ है ना। कवि जो है ये जनरली विडंबना, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है कि मौत तो हो ही नहीं सकती किसी भी व्यक्ति की, और लास्ट में वो क्या भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मौत तुम तो खुद ही मर जाओगी। तो ये क्या है? ये आयरनी है। यहां पर पैराडॉक्स भी है, आयरनी भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। तो ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं एनाफोरो पर। एनाफोरा भी यहां पर यूज हुआ है। एनाफोरा क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि एंड वर्ड बार बार यूज हो रहा है इस पूरी की पूरी पोएट्री की लाइंस के बिगिनिंग में, तो यहां पर आपको एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच भी देखने के लिए मिला है। सभी को आ रही बात समझ में? इंजाबमेंट भी हमें देखने के लिए मिला। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं, 12वीं और 13वीं, 14वीं लाइन में हमें इंजाबमेंट देखने के लिए मिला इस पोएट्री के अंदर। पैराडॉक्स मैंने आपको बताया, 14वीं लाइन जो लास्ट लाइन है उसमें हमें पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच भी देखने के लिए मिला है। तो ये कुछ जो है कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है इस पोएट्री के बारे में। ये जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। कौन कौन से आपके की पॉइंट्स? पहला, डेथ बी नॉट प्राउड इज ए पोएम अबाउट पावरलेसनेस ऑफ डेथ, यानी कि किसके बारे में है ये? भाई जो डेथ है वो पावरलेस है ना। डेथ जो है वो कोई स्ट्रांग नहीं है, डेथ जो है वो पावरलेस है, उसको बिल्कुल क्या बताया है? यूजलेस बताया है। पावरलेसनेस उसके बारे में यहां पर कवि ने बात करी है। द स्पीकर आर्ग्यू, भाई क्या कर रहा है स्पीकर यहां पर? डेथ का मजाक उड़ा रहा है वो। दैट डेथ इज नॉट समथिंग टू बी फियर्ड बिकॉज इट इज अल्टीमेटली पावरलेस अगेंस्ट द ह्यूमन सोल, है ना। यानी कि ह्यूमन सोल यानी कि जो आपकी आत्मा है वो तो अमर है, अजर है, वो कभी नहीं मर सकती। लेकिन मौत क्या कह रही है कि मैं तो मार देती हूं इंसान को। तो कवि यहां पर कह रहा है ना कि किस बात की तुम फूली समाई रहती हो, किस बात का तुम जो है कि घमंड है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इस तरीके से कवि बातें कर रहा है। द स्पीकर पर्सोनिफाइड डेथ एंड एड्रेस हिम डायरेक्टली टेलिंग हिम नॉट टू बी द प्राउड। तो
तो ये आप देख सकते हैं, आपको देखने के लिए मिला है पोइट्री के अंदर। द स्पीकर आर्ग्यू दैट डेथ इज नॉट एज पावरफुल एट इट सीम्स बिकॉज ह्यूमंस एक्चुअली एंजॉय रेस्ट एंड स्लीप। यानी कि जो ह्यूमन है वो किसको एंजॉय करते हैं, रेस्ट को, स्लीप को। और इनको क्या बताया गया है, इनको पिक्चर बताया गया है कि तुम्हारी ही यह तस्वीर है। क्या व्यक्ति जब आराम करता है, व्यक्ति जब सोता है तो क्या करता है जनरली, वो एंजॉय करता है इन सारी की सारी चीजों को। और सोना किसे पसंद नहीं होता है ना, आप में से मैक्सिमम लोगों को सोना पसंद होगा, है ना। उनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारी लाइफ में अगर फ्री टाइम तुम्हें ऐसा मिले कि तुम्हें किसी बात का टेंशन ना हो तो तुम क्या करना पसंद करोगे, कि सर हम सोना पसंद करेंगे, है ना। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो कवि यहां पर कह रहा है कि जो रेस्ट और स्लीप है ये तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, विच आर ओनली स्मॉल वर्जन ऑफ ए डेथ, यानी कि तुम्हारा ये स्मॉल वर्जन ही है। द स्पीकर स्टेट्स दैट डेथ इज ओनली ए स्लेव। क्या है डेथ, बस एक गुलाम है। किसकी, ये गुलाम है भैया वार की, ठीक है ना। यहां पर बताया है ना मिसफॉर्चून की, तो इनकी ये गुलाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इन द एंड द स्पीकर आर्ग्यू दैट इट इज डेथ इटसेल्फ व्हिच विल बी किल्ड रेदर दैट द ह्यूमन इट अटेम्प्ट टू किल। लो बताओ, यानी कि यहां पर पूरा का पूरा पैराडॉक्स यूज किया गया है। कवि यहां पर कह रहा है कि मौत तुम तो खुद ही मर जाओगी भाई, जब हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो फिर मौत तो हमारी होगी ही नहीं, है ना। उससे फिर किसकी मौत होगी, तुम्हारी मौत होगी। तो इस तरीके से कवि यहां पर बातें अपनी कह रहा है। तो देखिए आपने कितनी खूबसूरत सी सोनेट थी ये, है ना। जॉन डन का ये स्टाइल है लिखने का, और ऐसे ही लठ मार के बात करते हैं जॉन डन। बहुत सारी उनकी पोयम है जिसमें आपको इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेगी। जैसे उनकी एक पोयम है द सनराइजिंग, है ना। उसमें भी जो बेचारा सूरज है उसकी बहुत ज़्यादा उतारते हैं, ये जो है सूरज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली जो जॉन डन है ये अपनी प्रेमिका के साथ सोए हुए हैं उस पोयम के अंदर, और जो सूरज है वो चला आता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि बदतमीज बेवकूफ सूरज, चला आ रहा है तू हमारे कमरे में, सुबह सुबह घुस गया है तू। तो इस तरह की ये बात करते हैं। तो ये सभी के उतारते हैं, इनका काम ही ये है जॉन डन का। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये पोयम, कैसी ये पोयम आपको लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं ये पेड कोर्स अवेलेबल है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट के लिए इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का, जिसका प्राइस मात्र 1299 रखा गया है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर उनको स्पेसिफिक ऑफर दिया जा रहा है, तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको दे रखा है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। आप ऑफर का लाभ ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये हम आपको वहां पर इन्फॉर्म कर देंगे। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही साथ आपको A4 साइज का जो प्रिंटेबल मटेरियल होता है उस तरह का आपको पूरा का पूरा PDF दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। डाउट वगैरह भी आप पूछ सकते हैं, क्लास को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे क्या ये सब होगा ये जानने के लिए इस नंबर पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कीजिएगा। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉल अटेंड ना कर पाए तो व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।